Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Askar, Subject Specialist Biology, Divisional Public School and College साहिवाल. मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं. आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जीन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम को देखना है. सो देखिएगा इस डायग्राम में यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर एक सेल है और उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर आपको शो किया गया है यहाँ पे क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जो हैं दे कंटेन डीएनए ओवर देयर और इसके अंदर ऑब्वियसली प्रोटीन भी इसके साथ ही प्रेजेंट होती है. तो डीएनए जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और इस डीएनए के अंदर ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसको जीन कहा जाता है. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं दे आर बेसिकली द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जिसे जीन्स कहा जाता है. तो अगर हम अब डिफाइन करें ना अगर जीन्स को तो जीन की परफेक्ट डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है. The sequence of nucleotides that determines the amino acid sequence, you can see over here, the amino acid sequence of a protein is called a gene. जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स का ये सीक्वेंस होता है जो डिटरमिन करता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस को ऑफ अ प्रोटीन, उसे जीन कहा जाता है. तो अगर इस डायग्राम को अब ऑब्जर्व करो, आप देखो गौर से, तो ये क्रोमोसोम है और ये जीन यानी कि द सेगमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोटाइड्स क्रोमोसोम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें ये जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. तो जीन की जो प्रेजेंस है उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ये साबित किया कि जो जीन्स हैं वो किसको कोड करती हैं, वो एंजाइम्स को कोड करती हैं और जीन्स जो हैं फिर प्रोटीन्स को कोड करती हैं. ये साबित हुआ. तो इसमें सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं गैरेट एंड बेटसन का. गैरेट एंड बेटसन ने 1902 में कंक्लूड किया that certain diseases among their patients were more prevalent in particular families. यानी कि खास किस्म की फैमिलीज में कुछ डिजीज ऐसी थी जो प्रिवेल कर रही थी. तो इन्होंने क्या किया कि फाइंड आउट किया that these were the product of simple recessive alleles. अब alleles क्या होती हैं? अलील्स बेसिकली पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर होती हैं. यानी कि जीन को जिससे रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम अलील कहते हैं. और रिसेसिव का मतलब यहाँ पे क्या है? रिसेसिव का मतलब यहाँ पे है, रिसेसिव मीन्स ओवर हियर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो डोमिनेट नहीं होती. यानी कि ऐसी अलील्स जो एक्सप्रेशन नहीं देती, जो डोमिनेंट नहीं होती, जो बेसिकली वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए नेसेसरी है, अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनती तो वो जो अलील है वो फिर रिसेसिव होती है. यानी कि उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया. तो ये कहते हैं हम सिंपल रिसेसिव अलील्स को. अब क्या किया, गैरेट ने फाउंड किया दैट दीज डिसऑर्डर टू बी मेंडेलियन ट्रेट्स हैं. अब मेंडल, आई होप सो कि आपको याद होगा, मेंडल दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है उसको. और मेंडेलियन ट्रेट्स जो हैं उसमें ये डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं.
वो डिसऑर्डर्स कब आते हैं? जब चेंजेस आती हैं द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट होती है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जीन्स में। तो जीन्स के अंदर अगर कोई चेंजेस आ जाए, और उन चेंजेस को क्या कहा जाता है? उन चेंजेस को म्यूटेशन कहा जाता है। तो मेंडेलियन ट्रेट्स से ये डिसऑर्डर फाउंड दिस disorders to be Mendelian traits that had resulted from changes in the hereditary information in an ancestor of the affected families। एक फैमिली के अंदर अगर कोई भी एक पर्सन अफेक्टेड हो गया है, लाइक उसके एंसेस्टर में कोई अफेक्टेड हो गया है, तो उससे फिर ये आगे ट्रांसफर करती जाती है, ये प्रिवेल करती जाती है। इसे गैरेट एंड बेटसन ने एक और डिसऑर्डर के थ्रू यहाँ पे साबित किया, जिसको कहते हैं एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया में जो पेशेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यूरिन जिसके अंदर ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है। ये सब्सटेंस एयर के साथ फौरन से एक्सपोज होकर यूरिन के कलर को ब्लैक कर देता है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लेटर ऑन गैरेट ने फिर ये कंक्लूड किया कि एल्केप्टोनूरिया में जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता जो होमोजेंटिसिक एसिड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करे। तो ये अब डायग्राम में आप देख सकते हो कि दिस इज होमोजेंटिसिक एसिड। ये जो पाथवे होता है दैट इज दी सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब होमोजेंटिसिक एसिड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसे कहते हैं होमोजेंटिसेट डाइऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस ही नहीं होता ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन इन द डीएनए। अब ये एंजाइम जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होगा और ये यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे ही यूरिन जो है वो एयर से एक्सपोज होगा तो इट विल टर्न ब्लैक, तो उसे कहते हैं एल्केप्टोनूरिया। सो गैरेट ने क्या कंक्लूड किया? उसने ये कंक्लूड किया कि जो इंफॉर्मेशन एनकोड होती है डीएनए के अंदर, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो स्पेसिफाई करती है पर्टिकुलर एंजाइम को, वो पर्टिकुलर एंजाइम की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट को वेरीफाई किया बीडल एंड टैटम, और इन्होंने सबूत के साथ उसे वेरीफाई किया, और फिर उन्होंने उन म्यूटेशंस की इफेक्ट स्टडी की ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि उन म्यूटेशंस से ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या इफेक्ट्स आते हैं। फिर बीडल एंड टैटम का अब एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं हम। बीडल एंड टैटम ने एक्सपोज किया न्यूरोस्पोरा स्पोर्स को टू एक्सरेज। तो फंगल स्पोर्स को उन्होंने एक्सरेज पुट की, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि जो डीएनए प्रेजेंट है इन स्पोर्स के अंदर उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन आएगी और इससे फिर ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि वो म्यूटेशन से क्या इफेक्ट आता है। तो इसके बाद ये देखें इन्होंने क्या किया, expecting that DNA in some of these spores would experience damage in the region, उन regions को damage करेगा जो encode करते हैं the ability to make compounds needed for normal growth। तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो कंपाउंड नेसेसरी होते हैं उस रीजन पे जाके ये म्यूटेशन कॉज करेगा। तो इनिशियली उन्होंने फिर क्या किया कि ये जो स्पोर्स थे, इरेडिएटेड स्पोर्स, उसकी जो प्रोजेनी थी यानी कि उसके जो ऑफस्प्रिंग से उन स्पोर से आगे जो प्रोड्यूस हुए उसको डिफाइंड मीडियम में ग्रो किया। डिफाइंड मीडियम वैसा मीडियम जिसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती हैं जो ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ताकि अगर कोई भी ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट है तो वो भी ग्रो कर जाए, क्योंकि इससे आगे उन्होंने इसमें से सपोर्ट जो है वो सपोर्ट लेकर तो आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो करना था।
तो दैट्स वाई उन्होंने एक डिफाइंड मीडियम में ग्रो करवाया, उसमें तमाम जो स्पोर्स हैं वो ग्रो कर गए क्योंकि उसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसी से फिर आगे प्लेस किया उस सब कल्चर्स, उसी में से सपोर्ट्स लिए, उस डिफाइंड मीडियम में जो ग्रो करवाए उसी में से सपोर्ट्स को लेकर उसको एक मिनिमल मीडियम में एंटर कर दिया। मिनिमल मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर सिर्फ शुगर, अमोनिया, सॉल्ट्स, फ्यू वाइटामिन्स और वाटर प्रेजेंट होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मिनिमल मीडियम की कंपोजिशन क्या है। तो उसमें शुगर है, अमोनिया है, सॉल्ट्स हैं, फ्यू वाइटामिन्स हैं एंड वाटर प्रेजेंट होता है। जो सेल्स जिनके अंदर एबिलिटी खत्म हो गई थी कुछ कंपाउंड्स बनाने के लिए जो ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, तो वो इस मीडियम में सरवाइव नहीं करेंगे। मिनिमल मीडियम का मकसद ये था कि वो सपोर्ट्स या वो जो है कंपाउंड्स की फाइंडिंग हो जाए जो ग्रोथ के लिए नेसेसरी है लेकिन जिसमें म्यूटेशन आ चुकी है। तो क्या हुआ फिर, यूजिंग दिस अप्रोच बीडल एंड टैटम सक्सीड हो गए इन आइडेंटिफाइंग आइसोलेटिंग मैनी ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स। उन्होंने बहुत सारे ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए बाय दिस प्रोसेस। अब इस वजह से जो बीडल एंड टैटम है, अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने इस मिनिमल मीडियम के अंदर ऐड करना शुरू किए जो डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो ऐड करना शुरू किए और उन केमिकल्स को फिर ऐड करके दिस प्रोसीजर अलाउड देम टू पिन पॉइंट द नेचर ऑफ द बायोकेमिकल डेफिशिएंसी दैट स्ट्रेन हैड। जैसे जैसे उन्होंने केमिकल्स ऐड किए उन्हें एक पॉइंट जो है वो एक ऐसा केमिकल फाइंड आउट हो गया जिसकी जिसमें जिसको एंटर करते साथ ही ग्रोथ हो गई। द एडिशन ऑफ आर्जिनिन permitted several mutant strain dubbed ARG mutants to grow। यानी कि डीएनए के ऊपर जो आर्जिनिन की जीन है और वो जीन कितने क्लस्टर्स पे प्रेजेंट है, वो 3 एरियाज के उसके क्लस्टर्स होते हैं। When their chromosomal positions were located, the IRG mutation were found to cluster in 3 areas। तो ये 3 एरियाज कौन से हैं ये देखिएगा, इसमें ये आर्जिनिन का द होल साइकिल, और आई होप सो कि आपको याद होगा कि ये जो साइकिल है यूरिया साइकिल का पार्ट है। तो इसमें आप देखिएगा कि एंजाइम ई जो कि ARGE है, इट इज प्रोड्यूसिंग ऑर्निथीन फ्रॉम ग्लूटामेट, देन दिस वन आर्जिनिन F, देन आर्जिनिन G, देन आर्जिनिन H। अब ये 3 क्लस्टर्स हैं, इन तीनों के अंदर म्यूटेशन देखी गई जिसकी वजह से आर्जिनिन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं हुई। अब इसमें देखो कि ARGF जो एंजाइम F प्रोड्यूस कर रहा है जो ऑर्निथिन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट कर रहा है, ARGG जो एंजाइम G प्रोड्यूस कर रहा है जो सिट्रोलिन को आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट कर रहा है, और ARGH जो एंजाइम H प्रोड्यूस कर रहा है जो आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन 3 क्लस्टर्स में म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से आर्जिनिन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाई। तो जैसे ही आर्जिनिन को ऐड किया गया उस मिनिमल मीडियम में, तो वो जो स्पोर्स हैं वो ग्रो कर गए। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम में, हियर यू कैन सी ये स्पोर्स हैं जिसके ऊपर एंटर किया गया एक्सरेज को, उसके बाद इसको ग्रो किया मिनिमल मीडियम में, उसके बाद मिनिमल मीडियम को सप्लीमेंट किया विद डिफरेंट केमिकल्स, और ये आप देख सकते हो कि जैसे ही आर्जिनिन को इसमें पुट किया गया तो उसके अंदर ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व की गई। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब ये क्या है, बीडल एंड टैटम ने कंक्लूड किया कि जीन्स प्रोड्यूस करती हैं देयर इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजाइम्स एंड दैट ईच जीन एनकोड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम। एक जीन एनकोड करती है एक एंजाइम के स्ट्रक्चर को। तो they call this relationship one gene one enzyme hypothesis। अब क्योंकि
ये देखो 1 जीन 1 एंजाइम, यानी कि ये जीन से ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ नेक्स्ट फिर फर्दर रिसर्चेज हुई तो ये सामने आई बात कि मैनी एंजाइम्स कंटेन मल्टीपल प्रोटीन, जिसमें पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं, ईच इनकोडेड बाय अ सेपरेट जीन। जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं हर एक का एक अपना अपना कोड होता है, अपना अपना जीन होती है। तो दैट्स वाई इस ये हाइपोथेसिस आजकल रेफर किया जाता है इसको वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। हाउ डीएनए एनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। डीएनए से प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट देखेंगे। पहले एफ सेंगर ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया, इंग्लिश बायोकेमिस्ट था ये, और इसने कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस किए, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हो कि इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं इन 2 चेन्स, चेन ए एंड चेन बी, और इसमें 21 इन वन चेन एंड 30 अमाइनो एसिड इन द अदर चेन प्रेजेंट होते हैं। और ये सीक्वेंस जो है इन अमाइनो एसिड्स का, वो एफ सेंगर ने सबसे पहले, इसको 10 इयर्स लगे इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करने में। फिर उसके बाद वर्नॉन इन ग्राम ने डिस्कवर किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, एक प्रोटीन डिफेक्ट है इनहेरिटेड एज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। By analyzing the structure of normal and sickle cell hemoglobin, Ingram ने अपनी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फाइंड आउट किया सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय चेंज फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन एट ए सिंगल पोजीशन इन द प्रोटीन। अब वो जो क्रिटिकल चेंज आया सिकल सेल डिजीज में, उसने ये रिप्लेस किया कि सिंगल थाइमीन जो है एडेनिन के साथ रिप्लेस हो जाती है। दिस इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिंगल थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन, जिससे क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वेलिन, और ये पोजीशन होती है 6 बीटा चेन, एक बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में पोजीशन नंबर 6 में ये कन्वर्जन होती है। इस म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, या इसको और पॉइंट म्यूटेशन के अंदर फर्दर टाइप है बेस सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो थाइमीन इज कन्वर्टेड इनटू एडेनिन, और उससे क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्टेड टू वेलिन। दिस इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये ए टी, और म्यूटेशन हुई तो दिस एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमीन ओवर देयर, और उसके बाद आरएनए उसी की पोजीशन पे बना, यहाँ पे यू आ गया, तो ये प्रोटीन फिर इससे ग्लूटामिक एसिड बनी और इससे बन रही है वेलिन। सो वेलिन जिसका ये आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए इसका कोड है, और ये वेलिन है, यानी कि इससे जो प्रोटीन बनेगी वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगी। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने की वजह से आरबीसी की जो शेप होती है वो चेंज होकर सिकल सेल लाइक हो जाएगी, जिससे आरबीसीज जो है उसकी कमी वाक़या हो जाएगी, और उसे हम अनीमिया कहते हैं। इसलिए इस अनीमिया को सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। अब देखते हैं हम सेंट्रल डॉग्मा डेफिनेशन। All organisms use the same basic mechanism for reading and expressing genes. इसको सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। सेम मैकेनिज्म है जीन को रीड करने का, जीन को एक्सप्रेस करने का। अब जो जीन्स होती हैं वो डीएनए में प्रेजेंट होती हैं, वी नो डैट, और जो वो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो फिर डीएनए से आरएनए में जाती है, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन गई मैसेंजर आरएनए में, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वहां से फिर ट्रांसलेट हुआ वो कोड और बन गई प्रोटीन। एंड दैट स्टार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो वायरसेस में हमने डिस्कस किया था इन योर प्रीवियस क्लासेस। सो अब देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए जरूरी है।
और इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर सेकंड स्टेप है इसका ट्रांसलेशन, जिसमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए में होती है वो पॉलीपेप्टाइड्स बनाती है और इसमें राइबोसोम्स उसकी सपोर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और इस प्रोसेस का एक मैकेनिज्म जो है वो अब आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्केच है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, और इससे हमें ये माइनर सी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जो 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे कि अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि ये जो तीनों टाइप्स हैं आरएनए की, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों डीएनए से फॉर्म होते हैं। हम इनका एक फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ द सेल, और सेल का ये जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट वन इज़ द साइटोप्लाज्म एंड दैट वन इज़ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने आरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है और उसी के अंदर रिमेन रहता है स्टार्ट में, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए इन न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आके राइबोसोम्स पे जाएगा, जहां पे प्रेजेंट होता है राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड्स प्रेजेंट होंगे जो इसको डीएनए से मिले हैं, ये जो कोड्स हैं इसको रीड करेगा ये राइबोसोमल आरएनए, और उसके बाद मैसेज कन्वे होगा टू दैट ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। वो अमाइनो एसिड जो डीएनए के ऊपर जो कोड्स प्रेजेंट थे उसमें मेंशन था कि इस अमाइनो एसिड को इस सीक्वेंस में अटैच होना है। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये अमाइनो एसिड लेकर राइबोसोम में एंटर होगा, और वहाँ पे अपने अंदर मौजूद जो कोड्स होंगे जिनको एंटीकोडॉन कहा जाता है, यानी कि उन कोड्स के ऑपोजिट जो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट हैं उसके ऑपोजिट यहाँ पे एंटीकोडॉन्स होंगे, वो उन कोड्स के साथ ये अटैच करता जाएगा, जिसके बाद अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती जाएगी। ये जो डिटेल प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस को जो फॉर्मेशन होगी उसके बाद प्रोटीन की जो फॉर्मेशन हुई, अब सपोज दैट वन इज़ द प्रोटीन और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोड्स आरएनए पे प्रेजेंट थे, मैसेंजर आरएनए पे, उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना दी गई, तो डेट्स वाई इसको ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस आप डिटेल से अपनी नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक स्केच के थ्रू आपको समझा दिया गया कि इन तीनों जो आरएनएज हैं उनका मेन फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है कोड्स को रिसीव करना, इसका फंक्शन है उन कोड्स को रीड करना, और इसका फंक्शन है उन अमाइनो एसिड्स को पिक करके इस जगह पे लेकर आना राइबोसोम पे, ताकि प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके। तो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज देखेंगे। बीडल एंड टैटम एक्सपोज न्यूरोस्पोरा स्पोर्स टू अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, एक्स रेज। तो ऑब्वियसली ये भी हमने स्टडी किया इसको, इस वीडियो को देखिएगा दोबारा से तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक्स रेज उन्होंने इस पे एक्सपोज किए। The sequence of nucleotides that determine the amino acid sequence of a protein. The very valid definition of gene. So answer is delta. In sickle cell anemia, code for glutamic acid is replaced by options are leucine, histidine,
वैलीन प्रोलीन। तो ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस करता है? वैलीन रिप्लेस करता है। अब आपके सामने एक असाइनमेंट आ रही है, व्हाट इज एल्केप्टोनूरिया, व्हाट हैपेंड इन सिकल सेल एनीमिया, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, what was contribution of F. Sanger and Vernon in Gram. Thank you very much and Allah Hafiz.